नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सौतेली माँ। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में 12 साल का शिवम अपने फटे कंबल में सिकुड़ा हुआ था। उसकी सांसें धीमी थी, जैसे हर सांस में जिंदगी से जूझ रहा हो। पास ही मिट्टी के चूल्हे में आग की आखिरी चिंगारी बुझ रही थी। उसकी सौतेली माँ कांता लकड़ी के तख्त पर बैठी अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गुस्से के थे। शिवम की मां राधा 2 साल पहले एक बीमारी से चल बसी थी। राधा की मौत ने शिवम के पिता रमेश को तोड़ दिया था। गांव वालों ने रमेश को समझाया कि शिवम के लिए उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कांता, जो पड़ोस के गांव की थी, रमेश की दूसरी पत्नी बनी। कांता के साथ उसकी 2 बेटियां ममता और सुनीता भी आई। शुरू में कांता ने सबके सामने ममता और प्यार दिखाया, लेकिन जैसे ही रमेश खेतों में काम के लिए निकलता, उसका असली चेहरा सामने आ जाता। शिवम की आंखें नींद से बोझल थी, लेकिन पेट की भूख उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने धीरे से कंबल हटाया और कांता की ओर देखा। कांता की आंखें उस पर टिकी थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता हो। शिवम ने हिम्मत जुटाकर कहा, मां, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कांता का चेहरा तमतमा गया। उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, खाना? तुझे लगता है ये घर कोई धर्मशाला है? दिन भर क्या करता है जो अब खाना मांग रहा है? शिवम का दिल बैठ गया। उसने नजरें झुका ली। वो जानता था कि जवाब देना बेकार है। कांता ने आगे कहा, ममता और सुनीता ने खाना बनाया अपने लिए। तू तो बड़ा है, जा खुद कुछ कर ले। शिवम की आंखें नम हो गई। वो जानता था कि रसोई में कुछ नहीं बचा। सुबह की रोटियां ममता और सुनीता खा चुकी थी। शिवम के लिए कभी कुछ बचता ही नहीं था। कांता उठी और झोपड़ी के बाहर चली गई। शिवम ने धीरे से रसोई की ओर कदम बढ़ाए। वहां मिट्टी के बर्तन में सिर्फ एक सूखी रोटी का टुकड़ा पड़ा था, जो चींटियों से घिरा हुआ था। उसने उसे उठाया, चींटियों को झाड़ा और चुपके से मुंह में डाल लिया। स्वाद कड़वा था, लेकिन भूख ने उसे सब कुछ भुला दिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, न सिर्फ भूख की वजह से, बल्कि उस अकेलेपन की वजह से जो उसे हर पल खा रहा था। सुबह होते ही कांता ने शिवम को झकझोर कर उठाया। उठ निकम्मे, सारा गांव जाग गया और तू अभी तक सो रहा है। शिवम ने आंखें मलते हुए देखा कि सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। उसका शरीर थकान से चूर था। पिछले दिन उसने खेत में 8 घंटे काम किया था। फिर घर आकर पानी भरा, लकड़ियां काटी और बर्तन साफ किए। लेकिन कांता के लिए यह सब कुछ नहीं था। आज खेत में ज्यादा काम है, कांता ने कहा। रमेश को बोल दिया है कि तू दोपहर तक वहां रहना। और हां, अगर एक भी पौधा सूखा तो तेरी खैर नहीं। शिवम ने चुपचाप सिर हिलाया। वो जानता था कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं। कांता की बेटियां ममता और सुनीता पास में खड़ी हंस रही थी। ममता ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, देख सुनीता, ये कितना आलसी है। मां सही कहती है, इसे तो बस सोना आता है। सुनीता ने हंसते हुए कहा, हां, और खाना मांगना। शिवम ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसका मन चाहता था कि वो चिल्लाए, कहे कि वो आलसी नहीं, कि वो हर दिन हड्डियां तोड़ मेहनत करता है। लेकिन उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। वो चुपचाप खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे, किताबें थामे, हंसते बोलते। उसका दिल कसक उठा। 2 साल पहले वह भी स्कूल जाता था। राधा उसे हर सुबह तैयार करती थी, उसकी किताबें संभालती थी
और प्यार से माथे पर चूमती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। खेत में काम करते वक्त शिवम की नजरें बार बार आसमान की ओर उठती थी। उसे लगता था कि शायद उसकी मां कहीं ऊपर से उसे देख रही है। वो मन ही मन कहता, मां, मैं थक गया हूं, मुझे बचा लो। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। दोपहर तक उसका शरीर पसीने से तरबतर था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। लेकिन कांता ने उसे पानी का लोटा तक नहीं दिया था। उसने पास के कुएं से पानी पिया, जो गंदला और कड़वा था। शाम को जब वो घर लौटा तो कांता ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। कहा था इतनी देर? उसने गुस्से से पूछा। शिवम ने थके स्वर में कहा, खेत में मां, काम खत्म करके आया हूं। कांता ने उसकी बात काटते हुए कहा, झूठ बोलता है, गांव में किसी ने देखा तू कुएं के पास बैठा था। कामचोर कहीं का। शिवम ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन कांता ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि ममता और सुनीता, जो पास में बैठी थी, ठाका मारकर हंस पड़ी। हंसो बेटियों। कांता ने अपनी बेटियों से कहा, यह लड़का हमारे घर का बोझ है। शिवम ने आंखें झुका ली। उसका चेहरा लाल था, न सिर्फ थप्पड़ की वजह से, बल्कि उस अपमान की वजह से जो उसे हर दिन सहना पड़ता था। उस रात उसे खाना नहीं मिला। कांता ने कहा कि वो कामचोर है, इसलिए उसे सजा मिलेगी। शिवम चुपचाप अपनी जगह पर लेट गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसका पेट भूख से मरोड़ रहा था और दिल उस दर्द से जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सजे, मिठाइयां खाते, झूलों पर झूलते नजर आए। कांता ने ममता और सुनीता को मेले में ले जाने का फैसला किया। शिवम ने हिम्मत करके पूछा, मां, क्या मैं भी चलूं? कांता ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे मेले की चमक देखने का हक नहीं। जा, घर संभाल, और हां, रात तक बर्तन साफ करके रखना। शिवम ने देखा कि कांता ने अपनी बेटियों को नई चूड़ियां दी, मिठाई के डिब्बे थमाए और हंसते बोलते मेले की ओर चल पड़ी। शिवम अकेला झोपड़ी में रह गया। उसने बर्तन साफ किए, फर्श झाड़ा और फिर थककर बैठ गया। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी, जैसे कोई चमत्कार होगा और कोई उसे मेले में ले जाएगा। लेकिन कोई नहीं आया। उसने अपनी मां की पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा निकाला, जो उसने छुपा कर रखा था। उसने उसे चेहरे से लगाया और फफक कर रो पड़ा। मां, तुम क्यों चली गई? उसकी आवाज सिसकियों में डूब गई। उसी रात जब कांता और उसकी बेटियां मेले से लौटीं, तो शिवम को बुखार चढ़ आया। उसका शरीर तप रहा था, लेकिन कांता ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये नाटक कर रहा है, उसने ममता से कहा, इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं। शिवम ने कांपते स्वर में कहा, मां, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज कोई दवा दे दो। कांता ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, दवा? तुझे दवा चाहिए? जा, खेत में काम कर, सारी बीमारी भाग जाएगी। शिवम ने आखिरी हिम्मत जुटाकर अपने पिता से मदद मांगी। रमेश, जो दिन भर खेतों में काम करके थक चुका था, ने कांता की ओर देखा। कांता ने तुरंत कहा, रमेश, ये तुम्हारा बेटा हर दिन नया बहाना बनाता है। अगर इसे दवा दी तो ये और आलसी हो जाएगा। रमेश ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो कांता से उलझना नहीं चाहता था। शिवम की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो समझ गया कि अब उसका कोई नहीं। रात गहराती गई। शिवम का बुखार बढ़ता गया। वो कंबल में सिकुड़ा हुआ था, लेकिन ठंड उसे जकड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने मन ही मन अपनी मां को पुकारा, मां, मुझे ले चलो, मैं और नहीं सह सकता। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन झोपड़ी में कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था।
कांता अपनी बेटियों के साथ हंस रही थी, मिठाइयां बांट रही थी और रमेश खामोश था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की टूटी दीवारों से छनकर शिवम के चेहरे पर पड़ी। उसका शरीर अभी भी बुखार से तप रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। रात की ठंड ने उसे और कमजोर कर दिया था। वो धीरे से उठने की कोशिश कर रहा था जब कांता की तेज आवाज गूंजी, अरे अभी तक मरा नहीं, उठ, काम पर चल। शिवम का दिल धक से रह गया। उसने कांपते स्वर में कहा, मां, मैं बीमार हूं, आज थोड़ा आराम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कांता ने उसे झटके से खींचकर खड़ा कर दिया। आराम? तुझे आराम चाहिए? ये घर कोई सेठ का महल नहीं जहां तू राजा बनेगा। ममता और सुनीता रसोई में बैठी थी, दूध और रोटी खाते हुए। ममता ने मुंह बनाते हुए कहा, देख सुनीता, ये फिर नाटक कर रहा है। मां, इसे बाहर निकालो, ये बीमारी फैलाएगा। सुनीता ने हंसते हुए जोड़ा, हां, और हमारी रोटियां भी चुरा लेगा। शिवम ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कांता ने उसे धक्का देते हुए कहा, जा, खेत में काम कर। अगर आज कुछ गड़बड़ हुई तो तुझे रात में बाहर सोना पड़ेगा। शिवम के पास कोई चारा नहीं था। उसने कांपते पैरों से खेत की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में गांव के कुछ बच्चे उसे देखकर फुसफुसाए। कोई बोला, देखो शिवम फिर बीमार लग रहा है। दूसरा हंसा, कांता इसे मार ही डालेगी। शिवम ने सिर झुका लिया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वो चुप रहा। खेत में पहुंचकर उसने हल चलाना शुरू किया, लेकिन उसकी कमजोरी उसे हर कदम पर धोखा दे रही थी। सूरज चढ़ने के साथ उसका सिर चकराने लगा। उसने एक पेड़ के नीचे सुस्ताने की कोशिश की, लेकिन तभी कांता वहां आध धमकी, क्या फिर आलस कर रहा है? कांता ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था एक भी पौधा सूखा तो तेरी खैर नहीं। शिवम ने कांपते हुए कहा, मां, मैं कोशिश कर रहा हूं, बस थोड़ा। कांता ने उसकी बात काट दी। कोशिश? तू बस बहाने बनाता है। अगर रमेश को पता चला कि तूने काम नहीं किया तो वो भी तुझे नहीं बख्शेगा। शिवम की आंखें भर आई। वो जानता था कि कांता झूठ बोल रही थी। रमेश उसका ख्याल रखता था, लेकिन कांता की बातों के आगे वो भी चुप रहता था। दोपहर तक शिवम का शरीर जवाब दे चुका था। वो खेत में गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पास के खेत में काम कर रहे एक मजदूर ने उसे देखा और दौड़कर रमेश को खबर दी। रमेश भागा भागा आया। उसने शिवम को गोद में उठाया और घर की ओर दौड़ा। कांता ने उसे देखते ही तंज कसा, अरे क्या हुआ? फिर नाटक शुरू? रमेश, इसे मत छू, ये गंदा है। रमेश ने गुस्से से कांता की ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने शिवम को झोपड़ी में लिटाया और गांव के वैद्य को बुलाने दौड़ा। वैद्य ने शिवम की नब्ज देखी और गंभीर स्वर में कहा, इसका बुखार बहुत बढ़ गया है, इसे तुरंत दवा और आराम चाहिए, वरना। वो रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। रमेश ने सिर हिलाया और वैद्य की दी हुई जड़ी बूटियां लाने गया। कांता ने तिरछी नजरों से शिवम को देखा और ममता से फुसफुसाई, देख ये कितना चालाक है, अब सारा दिन लेटेगा और हमें इसका काम करना पड़ेगा। ममता ने हंसते हुए कहा, मां, इसे बाहर फेंक दो, ये तो बस बोझ है। शिवम ने सब सुना, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो चुपचाप लेटा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी मां की याद आ रही थी। राधा उसे बीमार होने पर गोद में लेती थी, उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती थी और प्यार से कहानियां सुनाती थी। लेकिन अब वो अकेला था।
एक ऐसी दुनिया में जहां उसका कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद शिवम का बुखार उतरने लगा, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर था। कांता ने उसे ठीक होते ही फिर से काम पर धकेल दिया। अब और बहाने नहीं चलेंगे, उसने कहा। तू ठीक है तो काम कर। शिवम ने चुपचाप सिर हिलाया। वो जानता था कि विरोध करना बेकार है। उसने फिर से खेतों में हल चलाना शुरू किया, घर में बर्तन साफ किए और लकड़ियां काटी। लेकिन हर काम के साथ उसका शरीर और टूटता जा रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। गांव वाले मंदिर में पूजा करने जा रहे थे और हर घर से कुछ न कुछ चढ़ावा ले जाया जा रहा था। कांता ने ममता और सुनीता को नई साड़ियां दी और उनके लिए मिठाइयां बनवाई। शिवम ने चुपके से पूछा, मां, क्या मैं भी मंदिर चलूं? कांता ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे मंदिर में क्या काम? तू तो पापी है, तेरा वहां जाना भगवान का अपमान होगा। ममता ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, हां शिवम, तू तो बस गंदगी फैलाएगा। सुनीता ने हंसते हुए जोड़ा, मां, इसे मंदिर के बाहर भीख मांगने भेज दो। शिवम का दिल टूट गया। वो चुपचाप झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया। उसने अपनी मां की पुरानी साड़ी का टुकड़ा निकाला और उसे सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या वो वाकई इतना बुरा है? क्या उसका जीना ही एक गलती है? उस रात जब कांता और उसकी बेटियां मंदिर से लौटीं, तो उन्होंने शिवम को अनदेखा कर दिया। कांता ने ममता से कहा, देख, ये कितना ढीठ है। हम भगवान की पूजा करके आए और ये यहां बैठा रो रहा है। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठा और बाहर चला गया। रात का अंधेरा उसे अपने आगोश में ले रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मां को याद किया। मां, मैं और कितना सहूं? उसने मन ही मन कहा, क्या मैं सचमुच एक बोझ हूं? उसकी आवाज सिसकियों में डूब गई। अगले दिन कांता ने शिवम को एक नया काम सौंपा। गांव के जमींदार ने अपने खेतों में मजदौर दूर की मजदूरी के लिए लड़के चाहिए थे। कांता ने शिवम को वहां भेजने का फैसला किया। तू वहां काम करेगा, उसने कहा, और जो पैसे मिलेंगे वो मुझे देगा। अगर एक भी पैसे कम हुए तो तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। शिवम ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। जमींदार के खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कहानियां उसने सुनी थी। वहां काम करने वाले लड़के अक्सर बीमार पड़ जाते थे, कुछ तो कभी वापस नहीं लौटते थे। शिवम ने रमेश से इस बारे में बात करने की कोशिश की। पिताजी, मुझे वहां मत भेजो, उसने कांपते स्वर में कहा। मैं यहां काम कर लूंगा, लेकिन वहां नहीं। रमेश ने उदास नजरों से उसे देखा। शिवम, मैं क्या करूं? कांता नहीं मानेगी और हमें पैसों की जरूरत है। शिवम की आंखें भर आई। वो समझ गया कि उसका पिता भी मजबूर है। अगली सुबह शिवम जमींदार के खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने गांव के मंदिर की ओर देखा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, अगर मैं आपका बेटा हूं तो मुझे बचा लो। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। खेतों में काम शुरू होते ही शिवम को एहसास हुआ कि ये जगह उसकी सोच से भी बदतर है। सूरज की तपिश, भारी बोझ और सख्त निगरानी ने उसे हर पल तोड़ना शुरू कर दिया। उसका शरीर पहले से कमजोर था और ये काम उसे और खोखला कर रहा था। एक दिन काम के दौरान शिवम का पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। उसका घुटना लहूलुहान हो गया। निगरानी करने वाले सिपाही ने उसे डांटा, उठ, नौटंकी मत कर। शिवम ने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरे पैर में चोट लगी है। सिपाही ने हंसते हुए कहा, चोट? यहां चोट तो रोज लगती है। काम कर, वरना मार पड़ेगी। शिवम ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और काम जारी रखा, लेकिन उसका शरीर अब हार मान रहा था।
शाम को जब वो घर लौटा तो कांता ने उसके हाथ में पैसे गिने। बस इतने? उसने तीखे स्वर में कहा। तूने कुछ चुराया है ना? शिवम ने थके स्वर में कहा, मां, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये सब है। कांता ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। झूठ बोलता है, कल और पैसे लाना, वरना तुझे भूखा रखूंगी। ममता ने पास खड़े होकर तंज कसा। मां, इसे जमींदार के पास ही छोड़ दो, ये तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। उस रात शिवम बिना खाए सो गया। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था और उसका मन उस अंधेरे में डूब रहा था जहां कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। वो अपनी मां की साड़ी का टुकड़ा सीने से लगाए रोता रहा। मां, मुझे बुला लो, उसने सिसकते हुए कहा। मैं और नहीं जी सकता। शिवम के लिए हर दिन एक नया अंधेरा लेकर आता था। उसका शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। जमींदार के खेतों में काम ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। घुटने की चोट अभी भी उसे सता रही थी और हर कदम पर दर्द की एक तीखी लहर उसके शरीर में दौड़ जाती थी। फिर भी वो चुपचाप जमींदार के खेत की ओर चल पड़ा। कांता की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर आज पैसे कम लाए तो घर में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। रास्ते में गांव का पुराना पीपल का पेड़ शिवम को रुकने के लिए पुकारता सा लगा। वो एक पल के लिए रुका और पेड़ की छाव में बैठ गया। उसकी आंखें मंदिर की ओर उठीं, जहां लोग सुबह की पूजा के लिए जा रहे थे। उसने मन ही मन कहा, मां, अगर तुम सचमुच कही हो तो मुझे बचा लो, मैं और नहीं सह सकता। उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। उसने अपनी मां की साड़ी का टुकड़ा जेब से निकाला और उसे चेहरे से लगाया। उसकी गंध अब भी राधा की याद दिलाती थी। खेतों में काम शुरू होते ही सिपाही की चीख पुकार ने शिवम को हड़बड़ा दिया। तू फिर सुस्ता रहा है ना? सिपाही ने डंडा लहराते हुए कहा। शिवम ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं काम कर रहा हूं। लेकिन उसकी कमजोरी छुप नहीं रही थी। वो बोझ उठाने की कोशिश करता, लेकिन उसका शरीर लड़खड़ा जाता। दोपहर तक उसका सिर चकराने लगा। सूरज की तपिश उसे जला रही थी और प्यास ने उसका गला रेगिस्तान बना दिया था। उसने पास के गड्ढे से गंदला पानी पिया, जो उसके पेट में जहर की तरह उतर गया। उसी दिन जमींदार खेतों का दौरा करने आया। उसकी नजर शिवम पर पड़ी। ये लड़का कौन है? उसने सिपाही से पूछा। सिपाही ने हंसते हुए कहा, यह रमेश का बेटा है साहब। कांता ने इसे यहां भेजा है, लेकिन ये कमजोर है, ज्यादा काम नहीं करता। जमींदार ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे लहजे में कहा, अगर ये काम नहीं कर सकता तो इसे निकाल दो। मेरे खेतों में आलसी की जगह नहीं। शिवम का दिल बैठ गया। उसने सोचा, अगर उसे यहां से निकाला गया तो कांता उसे घर में भी नहीं रखेगी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में मुट्ठी भर पैसे थे। कांता ने पैसे गिनते हुए तंज कसा। बस इतने? तूने फिर चोरी की ना? शिवम ने थके स्वर में कहा, मां, मैंने सब दे दिया। जमींदार ने आज कम पैसे दिए। कांता का गुस्सा भड़क उठा। उसने शिवम के बाल पकड़े और उसे झकझोरते हुए कहा, झूठ बोलता है, तूने पैसे छुपाए हैं, मुझे पता है। ममता ने पास खड़े होकर हंसते हुए कहा, मां, इसे तो चोर ही बनना चाहिए, काम तो ये करता नहीं। सुनीता ने जोड़ा, हां, इसे जेल में डाल दो। शिवम की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मां, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मुझ पर यकीन करो। लेकिन कांता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने शिवम को रात का खाना नहीं दिया और उसे बाहर आंगन में सोने के लिए छोड़ दिया। ठंडी हवा शिवम के शरीर को चाकू की तरह चीर रही थी। वो अपनी मां की साड़ी का टुकड़ा सीने से लगाए कांपता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
लेकिन उसकी सिसकियां सन्नाटे में खो गई। अगले दिन कांता ने शिवम को और सजा दी। उसने कहा, तूने मेरे पैसे चुराए, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से तू रात को भी काम करेगा। गांव के सेठ के गोदाम में अनाज की बोरियां ढोने का काम है, वहां जा। शिवम ने कांपते स्वर में कहा, मां, मैं रात को कैसे जाऊं? मेरा शरीर। कांता ने उसकी बात काट दी। शरीर? तेरा शरीर तो बस बहाने बनाने के लिए है। जा, वरना मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। शिवम के पास कोई रास्ता नहीं था। वो रात के अंधेरे में सेठ के गोदाम की ओर चल पड़ा। गोदाम में काम करना खेतों से भी बदतर था। भारी बोरियां ढोने से उसकी कमर टूट रही थी। गोदाम का मैनेजर एक क्रूर आदमी था, जो हर छोटी गलती पर डंडे से मारता था। शिवम ने एक बोरी गलती से गिरा दी और मैनेजर ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। नालायक, तूने मेरा अनाज बर्बाद किया, उसने चिल्लाकर कहा। शिवम ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैनेजर ने उसे और मारा। उस रात जब शिवम घर लौटा तो उसका शरीर खून और पसीने से सना था। कांता ने उसे देखते ही तंज कसा। क्या फिर मार खाकर आया? तुझे तो बस यही काम आता है। ममता ने हंसते हुए कहा, मां, ये तो अब भिखारी जैसा लग रहा है। सुनीता ने जोड़ा, हां, इसे सड़क पर भीख मांगने भेज दो। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कोने में लेट गया। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था और उसका मन उस अंधेरे में डूब रहा था जहां कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई खबर फैली। सेठ के गोदाम से अनाज चोरी हो गया था। मैनेजर ने सारा इल्जाम शिवम पर लगाया। उसने गांव वालों के सामने कहा, यह लड़का रात को गोदाम में था, उसी ने चोरी की होगी। कांता ने इस मौके को तुरंत भुनाया। उसने रमेश से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़का चोर है, अब इसे घर में रखने का कोई फायदा नहीं। रमेश ने उदास नजरों से शिवम को देखा। शिवम, तूने सचमुच चोरी की? उसने पूछा। शिवम की आंखें भर आई। उसने कांपते स्वर में कहा, पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर यकीन करो। लेकिन कांता ने तुरंत चिल्लाकर कहा, झूठ बोलता है, ये हमेशा से चोर था। रमेश, इसे अभी घर से निकालो, वरना सेठ हम सबको जेल में डाल देगा। रमेश चुप रहा। वो कांता के गुस्से और सेठ की धमकी के बीच फंस गया था। उसने शिवम से कहा, बेटा, कुछ दिन के लिए कहीं और चला जा, मैं सेठ से बात करूंगा। शिवम का दिल टूट गया। उसने अपनी मां की साड़ी का टुकड़ा जेब में डाला और घर से निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि वो कहां जाएगा। गांव की गलियां उसे अनजान लग रही थी। हर चेहरा उसे ताने मारता सा लगता था। वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी मड़ैया में रुका। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और ठंड। उसने अपनी मां को याद किया और फफक कर रो पड़ा। मां, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसकी सिसकियां रात के अंधेरे में गूंज रही थी। उसी रात कांता ने गांव वालों को इकट्ठा किया और शिवम को चोर साबित करने की साजिश रची। उसने कहा, यह लड़का हमेशा से बिगड़ा हुआ था, अब ये चोरी करके भाग गया। ममता ने हंसते हुए कहा, मां, अब हमारा घर शांत रहेगा। सुनीता ने जोड़ा, हां, अब हमें इसका खाना नहीं बांटना पड़ेगा। कांता ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटियों, अब हमारा बोझ हल्का हो गया। लेकिन शिवम का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था। मड़ैया में ठंड और भूख ने उसे और तोड़ना शुरू कर दिया। उसका शरीर बीमारी से जकड़ रहा था और उसका मन उस अंधेरे में खो रहा था जहां कोई रोशनी नहीं थी। वो हर रात अपनी मां को पुकारता, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। एक दिन मड़ैया के पास एक बूढ़ा साधु गुजरा।
उसने शिवम को देखा और रुक गया। बेटा, तू यहां क्यों है? उसने नरम स्वर में पूछा। शिवम ने अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सिसकियों में डूब गई। साधु ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, दुख इस दुनिया का हिस्सा है, लेकिन हिम्मत मत हार। तेरी मां तुझे देख रही है। शिवम की आंखें भर आई। उसने कहा, बाबा, मेरी मां तो चली गई, अब मेरा कोई नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी मां तेरे दिल में है बेटा, और भगवान तेरे साथ है, हिम्मत रख। साधु ने उसे एक रोटी और थोड़ा पानी दिया, फिर आगे बढ़ गया। शिवम ने उस रोटी को खाया, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। साधु की बातें उसे हिम्मत दे रही थी, लेकिन कांता का अत्याचार, गांव वालों का तिरस्कार और रमेश की मजबूरी उसे हर पल तोड़ रही थी। टूटी छत से रात की ठंडी बूंदें शिवम के चेहरे पर टपक रही थी। बारिश ने गांव को भिगो दिया था और शिवम का शरीर ठंड से अकड़ रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी और पुराना बुखार फिर से लौट आया था। वो अपनी मां की साड़ी का टुकड़ा सीने से लगाए कांप रहा था। साधु की दी हुई रोटी ने उसे एक दिन का सहारा दिया था, लेकिन अब भूख फिर से उसे चीर रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और वो मन ही मन पुकार रहा था, मां, मुझे ले चलो, मैं और नहीं जी सकता। लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। सुबह होते ही मड़ैया के पास गांव की एक बुजुर्ग औरत मंगलाबाई गुजरी। वो गांव की सबसे पुरानी दाई थी, जिसने शिवम की मां राधा को भी देखा था। उसने शिवम को कांपते हुए देखा और रुक गई। अरे, ये तो रमेश का बेटा है, उसने चौंक कर कहा। वो झट से उसके पास गई और उसका माथा छुआ। बेटा, तू यहां क्यों? तेरा बुखार तो आसमान छू रहा है। शिवम ने कमजोर स्वर में कहा, दादी, मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरा कोई नहीं। मंगलाबाई की आंखें नम हो गई। उसने शिवम को सहारा देकर अपनी झोपड़ी में ले गई। वहां उसने उसे सूखे कपड़े पहनाए, गर्म पानी पिलाया और जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर दिया। तू चिंता मत कर, उसने कहा, मैं हूं ना। राधा मेरी बेटी जैसी थी, मैं तुझे ऐसे नहीं मरने दूंगी। मंगलाबाई की बातों ने शिवम के दिल में एक हल्की सी रोशनी जलाई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद कोई उसका है, लेकिन उसका मन अभी भी कांता के अत्याचारों से भरा था। उसने मंगलाबाई से पूछा, दादी, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? मां कहती है कि मैं चोर हूं, बोझ हूं। मंगलाबाई ने गुस्से से सिर हिलाया। कांता का मुंह बंद होना चाहिए। तू राधा का बेटा है और राधा से अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। तू बुरा कैसे हो सकता है? मंगलाबाई ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और शिवम की कहानी सुनाई। गांव के मुखिया रामदास ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो अन्याय है। रमेश को अपनी आंखें खोलनी होंगी और कांता को जवाब देना होगा। मंगलाबाई ने कहा, मैं शिवम को अपने पास रखूंगी, लेकिन पहले सेठ के गोदाम की चोरी का सच सामने आना चाहिए। उधर कांता ने गांव में शिवम के खिलाफ और जहर उगला। उसने ममता और सुनीता के साथ मिलकर कहानियां गढ़ी कि शिवम ने न सिर्फ चोरी की, बल्कि गांव की इज्जत भी डुबो दी। ममता ने गांव की औरतों से कहा, देखो वो लड़का कितना ढीठ था। मां ने उसे पालने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। सुनीता ने हंसते हुए जोड़ा, हां, अब शायद जंगल में भटक रहा होगा। कांता ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैंने शुरू से कहा था, वो हमारे लायक नहीं था, लेकिन सच को ज्यादा देर दबाया नहीं जा सकता था। मंगलाबाई ने रामदास और कुछ गांव वालों के साथ सेठ के मैनेजर से बात की। उन्होंने गोदाम के पुराने मजदूरों से पूछताछ शुरू की। एक मजदूर जो मैनेजर का खास था
ने डरते डरते सच उगल दिया। चोरी मैनेजर ने खुद करवाई थी। उसने कहा, उसने शिवम पर इल्जाम लगाया ताकि कोई शक न करे। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। रामदास ने रमेश को बुलाया और सारी बात बताई। रमेश का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि कांता इतना नीचे गिर जाएगी। मैं शिवम को वापस लाऊंगा। लेकिन कांता ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है। शिवम ने ही चोरी की और अब तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो। ममता ने रोते हुए कहा, मां ने कुछ गलत नहीं किया, वो लड़का ही बुरा था। सुनीता ने जोड़ा, हां, वो हमें मारने की धमकी देता था। गांव वालों ने कांता की बातों पर यकीन नहीं किया। मंगलाबाई ने शिवम को गांव की पंचायत में लाया। उसका शरीर अभी भी कमजोर था। उसने पंचायत के सामने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे कांता ने उसे भूखा रखा, कैसे ममता और सुनीता ने उसका मजाक उड़ाया और कैसे उसे चोरी के इल्जाम में घर से निकाला गया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन सच की ताकत भी थी। शिवम की बातें सुनकर गांव वालों की आंखें नम हो गई। रामदास ने गंभीर स्वर में कहा, कांता, तुझे अपने किए की सजा मिलेगी और रमेश, तुझे अपने बेटे का साथ देना होगा। कांता ने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। गांव वालों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि कांता को गांव की सेवा में 1 साल तक काम करना होगा। ममता और सुनीता को भी घर के कामों में बराबर हिस्सा लेना होगा ताकि वे मेहनत की कीमत समझे। रमेश को शिवम की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। रमेश ने शिवम को गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। शिवम की आंखें भर आई। उसने कहा, पिताजी, बस अब मुझे आपका साथ चाहिए। मंगलाबाई ने शिवम को अपने पास रखा और उसे स्कूल भेजने की व्यवस्था की। उसने कहा, बेटा, तू पढ़ लिख कर अपनी मां का नाम रोशन करेगा। शिवम ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक नया सपना भी था। वो हर दिन अपनी मां की साड़ी का टुकड़ा देखता और मन ही मन कहता, मां, मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। लेकिन कांता का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने चुपके से ममता और सुनीता के साथ मिलकर शिवम के खिलाफ नई साजिश रची। उसने गांव के कुछ बदमाशों को पैसे देकर शिवम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। एक रात जब शिवम मंगलाबाई की झोपड़ी से बाहर निकला तो कुछ लोग उसका पीछा करने लगे। शिवम को खतरा भाप गया। वो दौड़कर मंदिर की ओर भागा और वहां छुप गया। मंदिर का पुजारी, जो शिवम को बचपन से जानता था, उसे देखकर चौंक गया। बेटा, तू यहां क्यों? उसने पूछा। शिवम ने सारी बात बताई। पुजारी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बदमाशों को पकड़ लिया। उन्होंने सच उगल दिया कि कांता ने उन्हें भेजा था। इस बार गांव वालों का गुस्सा फट पड़ा। रामदास ने कांता को गांव से निकालने का फैसला किया। तूने एक बच्चे की जिंदगी नरक बना दी, उसने कहा। अब यहां तेरी कोई जगह नहीं। कांता, ममता और सुनीता को गांव छोड़ना पड़ा। वे पड़ोस के गांव में चली गई, लेकिन उनकी क्रूरता की कहानी हर जगह फैल चुकी थी। रमेश ने शिवम को अपने पास रखा और उसका पूरा ख्याल रखा। शिवम ने स्कूल में पढ़ाई शुरू की। उसकी मेहनत और लगन ने सबको हैरान कर दिया। वो हर दिन अपनी मां को याद करता और उनके सपनों को पूरा करने की ठान लेता। कई साल बाद शिवम एक स्कूल में शिक्षक बन गया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती थी। उसने मंगलाबाई के नाम पर एक पुस्तकालय बनवाया और अपनी मां राधा की याद में एक छोटा सा मंदिर। हर शाम वो मंदिर में दिया जलाता
और अपनी मां से कहता, मां, मैंने तुम्हारा वादा निभाया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। शिवम की कहानी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन उसने अपने हौसले और सच्चाई से उसे उम्मीद में बदल दिया। कांता का अत्याचार, ममता और सुनीता की क्रूरता और रमेश की मजबूरी उसे तोड़ नहीं पाई। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए एक नई रोशनी जलाई जो अंधेरे में भटक रहे थे। हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें